4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 7, स्वराज का इंतज़ाम। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। इसके अगले पार्ट में इसके सवाल जवाब हम हल करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त 3 बेल में से सबसे ऊपर की बेल प्रेस करें, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी। कम्युनिटी बॉक्स में देखते रहें, आपको वहां से चैनल की अपडेट्स हासिल होंगी और उसकी नोटिफिकेशन भी देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 7, स्वराज का इंतज़ाम। शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम किया। उन्होंने अपनी ताजपोशी करवाई। ताजपोशी के बाद जनूबी भारत को फतेह किया। स्वराज की तोसी हुई। इस स्वराज में महाराष्ट्र के नाशिक, पूना, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और थाना जिलों का बहुत सा हिस्सा शामिल था। इस तरह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रियासतों के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हो गए थे। इतने वसी स्वराज का कामकाज आसानी से चलाने और अवाम की फलाह के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज का इंतज़ाम किया। हम इस सबक में इसी से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अष्टप्रधान मंडल। शिवाजी महाराज ने ताजपोशी के मौके पर अष्टप्रधान मंडल यानी 8 वज़रा की मजलिस तश्कील दी। सरकारी कामकाज में आसानी पैदा करने के लिए 8 मुख्तलिफ शोबे बनाए गए और हर शोबे के लिए एक वज़ीर मुकर्रर किया गया। इन 8 शोबों के उज़रा पर मुश्तमिल अष्टप्रधान मंडल तश्कील दिया गया। यहाँ पर देखिए, आपको इस बॉक्स में अष्टप्रधान मंडल यानी मजलिस उज़रा की मुकम्मल तफसीलात मिलेंगी और इसमें से एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आप जब कभी कोई मुकाबला जाती इम्तिहान देंगे तो इसमें अक्सर ये सवालात आते हैं, जैसे कि हम इसे पूरा पढ़ेंगे, इसे ध्यान में रखिए। वज़ीर का नाम, ओहदा और उनके फ़राइज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो उनका वज़ीर आज़म था, जिसे प्रधान कहा गया है, वो है मोरो त्रिम्बक पिंगले और उनका फ़र्ज़ था सल्तनत के कारोबार चलाना और मफतूहा इलाक़ों का इंतज़ाम देखना। उसके बाद है वज़ीर ख़जाना अमात्य, जिसे कहा गया है, वो थे रामचंद्र नीलकंठ मजूमदार। उनका काम था इंतज़ाम मालिया, हुकूमत का हिसाब किताब देखना। मोतमद सेक्रेटरी, जिसे सचिव कहा जाता है मराठी में, उनका काम था फरमान जारी करना और वो थे अन्नाजी दत्तू। इसके बाद दत्ताजी त्रिम्बक वांकेस वज़ीर इंतज़ामिया यानी कि मंत्री थे। उनका काम था सरकारी ख़तो किताबत का काम अंजाम देना। सिपह सालार सेनापति थे हम्बीर राव मोहिते। फौज की क़यादत करना और हुकूमत का दिफा करना उनका फ़र्ज़ था। वज़ीर ख़ारजा, जिसे सुमिंत कहा गया है, रामचंद्र त्रिम्बक डबीर थे। उनका काम था बैरूनी रियासतों से ताल्लुक़ात कायम रखना। नीराजी राव जी वज़ीर अदलिया यानी न्यायाधीश थे। उनका काम था अदलो इंसाफ करना। मोरेश्वर पंडित राव वज़ीर उमूर मज़हब पंडित राव थे और मजहबी मामलात की निगरानी करना उनके फ़राइज़ में शामिल था। इस तरह हमने देखा अष्टप्रधान मंडल मजलिस उज़रा। इन वज़ीरों का तक़र्रुर करना या इन्हें बरतरफ करने का इख्तियार शिवाजी महाराज को हासिल था। अपने शोबे के मामलात के लिए ये वज़ीर बराह रास्त शिवाजी महाराज के सामने जवाबदेह थे। शिवाजी महाराज ने ज़ाती खूबियों और फ़र्ज़ शनासी की बुनियाद पर अष्टप्रधान मंडल का इंतखाब किया था। उन्हें इनामात, जागीरें और ज़मीनें नहीं दी, बल्कि उन्हें नकदी की शक्ल में भरपूर तनख्वाहें दी। देखिए, उस ज़माने में ही तनख्वाहों का राज भी आम किया था शिवाजी महाराज ने, यानी मजलिस के वज़रा के जितने भी वज़ीर थे उन्हें इनामात की जगह पर तनख्वाहें दी जाती थी। ज़राअत से मुताल्लिक़ हिकमत अमली। ज़राअत देहातों का अहम पेशा था। शिवाजी महाराज को ज़राअत की अहमियत मालूम थी, इसीलिए उन्होंने किसानों के मफाद पर तवज्जो दी। उन्होंने अन्नाजी दत्तू जैसे तजुर्बेकार अफसर को ज़मीनों के महसूल की जिम्मेदारी सौंपी। उनकी ताकीद थी कि तय करदा रकम से ज़्यादा महसूल वसूल ना किया जाए। उन्होंने गैर मज़रूआ ज़मीन यानी ऐसी ज़मीन जिस पर काश्त ना की गई हो, ज़ेर काश्त लाने की तरगीब दी। उनका हुक्म था कि कुदरती आफात, बारिश की कमी, क़हत की वजह से अगर फसलों को नुकसान पहुंचता है या दुश्मन की फ़ौज गाँव के इलाक़ों को बर्बाद करती है तो ऐसे तमाम मौके पर गांव के लोगों को खेत का लगान यानी कि टैक्स और दीगर महसूल में रियायत दी जाएगी। उन्होंने अपने अफसरान को हुक्म दे रखा था कि ऐसे हालात में किसानों को बैल की जोड़ियां, हल और उम्दा किस्म के बीज मुहैया करें। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि किस तरह से किसानों के ताल्लुक़ से, ज़राअत के ताल्लुक़ से शिवाजी महाराज की हिकमत अमली रही। देही मईशियत।
زراعت دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی، اسے آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ دیہاتوں میں زراعت پر مبنی پیشے اختیار کیے جاتے تھے۔ گاؤں کے کاریگر دیگر اشیاء تیار کرتے تھے جن سے مقامی لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی تھی۔ اس لحاظ سے دیہات خود کفیل تھے۔ کسان اپنی فصلوں اور پیداوار کا کچھ حصہ ان کاریگروں کو دیتے تھے۔ اس حصے کو بلوتا کہا جاتا تھا۔ صنعت و حرفت۔ شیواجی مہاراج نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ تجارت میں ترقی کے بغیر حکومت خوشحال نہیں ہو سکتی۔ تجارت کی وجہ سے نئی اور ضروریات کی اشیاء ریاست میں دستیاب ہوتی ہیں۔ اشیاء کی فراوانی ہوگی تو کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیواجی مہاراج ساہوکار کو حکومت اور اس کی عظمت کی زینت سمجھتے تھے۔ تاجروں کے تعلق سے ان کا یہ نقطہ نظر ان کے فرمان میں مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے۔ ساہوکار سے مراد بیوپاری یا تاجر ہے، یعنی اس زمانے میں جتنے انہوں نے زراعت کے لیے کام کیے ہیں اتنے ہی کام انہوں نے تاجروں کے لیے بھی کیا ہے۔ سوراج میں صنعتوں کے تحفظ کے لیے شیواجی مہاراج نے حکمت عملی تیار کی تھی۔ اس کی عمدہ مثال نمک سازی کی صنعت تھی۔ انہوں نے کوکن کی نمک سازی کی صنعت کو تحفظ دیا۔ اس زمانے میں سوراج کے علاقوں کے لیے نمک پرتگالیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے بڑے پیمانے پر برآمد کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کوکن کے مقامی نمک کی فروخت پر ناموافق اثر پڑتا تھا۔ شیواجی مہاراج اس بات کو سمجھ گئے۔ انہوں نے سوراج میں آنے والے نمک پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح پرتگالیوں کے علاقے سے نمک کی درآمد کم ہو جائے اور مقامی نمک کی فروخت میں اضافہ ہو جائے۔ فوجی انتظام۔ شیواجی مہاراج نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک پیدل فوج، دوسری گھوڑ سوار فوج۔ پیدل سپاہیوں میں حوالدار، جملے دار اور وغیرہ افسران ہوا کرتے تھے۔ پیدل فوج کے سربراہ کو سر نوبت کہا جاتا تھا۔ سر نوبت پیدل فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوا کرتا تھا۔ گھوڑ سوار فوج میں دو طرح کے گھوڑ سوار ہوتے تھے، ایک شیلے دار اور دوسرے بارگیر۔ شیلے دار کے پاس اپنا ذاتی گھوڑا اور ذاتی ہتھیار ہوتے تھے، جبکہ بارگیر کو حکومت کی جانب سے گھوڑا اور ہتھیار فراہم کیے جاتے تھے۔ گھوڑ سوار فوج میں بارگیروں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ گھوڑ سوار فوج بھی پیدل سپاہ کی طرح افسران کے عہدے ہوتے تھے۔ سرنوبت گھوڑ سوار فوج کا اعلیٰ ترین افسر ہوتا تھا۔ نیتوجی پالکر، پرتاپ راؤ گجر، ہمبیر راؤ موہیتے وغیرہ شیواجی مہاراج کے مشہور سرنوبت تھے۔ جو کہ ان فوج کا سربراہ تھا اسے سرنوبت کہا گیا ہے۔ جاسوسی شعبہ۔ دشمنوں سے سوراج کی حفاظت کرنا بہت ضروری تھا، جس کے لیے دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات وقت پر حاصل کرنا پڑتی تھی۔ دشمنوں کی نقل و حرکت کی معلومات حاصل کرنے کا کام شیواجی مہاراج نے اپنے جاسوسی شعبے کے سپرد کیا۔ ان کا جاسوسی شعبہ نہایت فعال تھا۔ بہراجی نائک اس شعبے کے سربراہ تھے۔ وہ مختلف قسم کے مقامات کی معلومات حاصل کرنے میں ماہر تھے۔ سورت کی مہم سے قبل انہوں نے ہی وہاں کی ہر طرح کی معلومات حاصل کی تھی۔ قلعے۔ وسطی عہد میں قلعوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ قلعے پر قبضہ ہوتے ہی آس پاس کے علاقوں پر قابو پانا اور ان پر نظر رکھنا آسان ہو جاتا تھا۔ بیرونی حملے کی صورت میں قلعے میں پناہ لے کر عوام کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ قلعے میں اناج، غلہ، آلات حرب، بارود وغیرہ کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ سوراج کے قیام میں قلعوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حکم نامے میں یوں بیان کی گئی ہے کہ اس حکومت کو بزرگ و محترم آن جہانی سردار نے قلعے ہی سے قائم کیا ہے۔ سوراج میں تقریباً 300 قلعے تھے۔ ان قلعوں کی تعمیر اور درستگی پر شیواجی مہاراج نے خطیر رقم خرچ کی۔ انہوں نے راج گڑھ، پرتاپ گڑھ اور پاون گڑھ جیسے پہاڑی قلعے تعمیر کروائے۔ قلعوں پر قلعے دار، سبنیس یعنی سرکاری ملازمین کو تنخواہ تقسیم کرنے والا افسر اور کارخانیس جیسے افسران ہوتے تھے۔ اناج کا ذخیرہ اور اصلاح کا انتظام دیکھنے کے لیے کارخانیس متعین ہوتا تھا۔ یہاں آپ دونوں سبنیس اور کارخانیس اس لفظ کو اور ان کے مطلب کو انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شیواجی مہاراج کے قلعوں کی تعمیر سے متعلق چھترپتی سمبھاجی نے اپنی کتاب بودھ بھوشن میں وہ جو بات بیان کی ہے وہ قابل توجہ ہے۔ شیواجی مہاراج نے کرناٹک سے لے کر باگلان تک سہیادری پہاڑ کی سطح مرتفع پر جگہ جگہ ناقابل تسخیر مضبوط قلعے تعمیر کروائے۔ ان کا مقصد اپنی سرزمین کی حفاظت تھا۔ ان کی کامیاب رہنمائی میں کرشنا ندی کے دامن سے لے کر سمندر کے چاروں جانب قلعے تعمیر کیے گئے۔ رائری کے قلعے کے فاتح اور راجاؤں میں سب سے نمایاں راجا چھترپتی شیواجی تھے۔ اب ہم دیکھیں گے بحری قلعے۔ بحری قلعے
शिवाजी महाराज बहरी किलों की अहमियत से वाकिफ थे। इनके तामीर करदा बहरी किलों में मालवन का सिंधु दुर्ग सबसे उम्दा बहरी किला है। इस किले की तामीर में मजबूती फराहम करने के लिए इसकी बुनियाद में 5 खंडी यानी 100 मन सीसा डाला गया है। शिवाजी महाराज ने सिद्धियों को शिकस्त देने के लिए राजापुरी के आगे पद्म दुर्ग नामी बहरी किला तामीर किया था। अपने खत में वो इस किले के बारे में लिखते हैं कि पद्म दुर्ग बसाकर गोया एक राजपुरी के मुकाबिल दूसरा राजपुरी तामीर कर दिया। अब हम देखेंगे बहरी बीड़ा। भारत के मगरबी साहिल पर गोवा के पुर्तगालियों जिंजी के सिद्दी इस तरह सूरत और राजापुर के गोदामों के अंग्रेज मालकान स्वराज की तोसी के काम में हमेशा रुकावट पैदा करते थे। इनको रोकने के लिए मगरबी साहिल की हिफाजत करना ज़रूरी हो गया था। इस काम के लिए शिवाजी महाराज ने बहरी बीड़ा तैयार किया। जिसके पास बहरी बीड़ा इसका समंदर, उन्होंने इस उसूल को अच्छी तरह समझ लिया था। शिवाजी महाराज दूर अंदेश हुक्मरान थे। यहाँ देखिए किला पद्म दुर्ग बताया हुआ है जो कि चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे किले फतेह करके उन्होंने अपना बहरी बीड़ा मजबूत किया। शिवाजी महाराज की बहरी बीड़े में मुख्तलिफ किस्म के 400 जहाज़ थे, जिनमें गराबत, गुलबत और पाल जंगी जहाज़ थे। इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कल्याण, भिवंडी की खलीज, विजयदुर्ग और मालवन में जहाज साजी का काम होता था। इसे भी अंडरलाइन करिए। मायनाक, भंडारी और दौलत खान शिवाजी के बहरी बीड़े के आला अफसरान थे। ये पूरा पैराग्राफ बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल है, आप इन तमाम को अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो 2 नमूने के ये बताए हैं, जहाज़, जंगी जहाज़, गुलबत और गुराब। अवाम के मफाद की फ़िक्र। शिवाजी महाराज ने दूसरे राजाओं की तरह दुश्मन के इलाके फ़तेह करके अपना गलबा कायम करने की जैसी महदूद ख्वाहिश कभी नहीं रखी। इनका अहम मकसद अवाम को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाना था। अवाम को आज़ादी की सच्ची खुशी मुहैया करना हो तो हुकूमती कामकाज में नज़्म व ज़ब्त होना चाहिए। अवाम के मफाद की हर लिहाज से फ़िक्र करना चाहिए और फ़तेह किए हुए इलाक़ों की हिफाजत करना चाहिए। इन्हें इन तमाम बातों का एहसास था। शिवाजी महाराज सिर्फ साहिब इख्तिदार नहीं थे, बल्कि अवाम की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हुक्मरान थे। उनकी सल्तनती कारोबार से ये बात वाज़ेह होती है। शिवाजी महाराज ने अवाम के मफाद के लिए किस तरह से अपनी हिकमत अमली अपनाई। उनका सबसे अहम काम था कि अवाम उनकी खुश रहे, इसीलिए उन्होंने स्वराज का यानी ख़ुद की हुकूमत का नज़रिया पेश किया है। यहाँ ये सबक मुकम्मल हुआ। इस सबक के सवाल जवाब की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से इसे देखकर मुकम्मल करें। और अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिले। कम्युनिटी बॉक्स में हम अलग अलग एक्टिविटीज़ शामिल करते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर विज़िट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।